को मोरे सैया तो है परदेस। मैं का करूं सावन को सुना लागे सजन बिन देस। सुना लागे सजन बिन देस। मोरे सैया तो है परदेस। मैं का करूं सावन को मोरे सैया तो है परदेस। बैरी सावन बीत न जाए, बैठी मैं कब से आस लगाए। बैरी सावन बीत न जाए, बैठी मैं कब से आस लगाए। सुना लागे सजन बिन देस। मोरे सैया तो है परदेस। मैं का करूं सावन को मोरे सैया तो है परदेस। मैं का करूं सावन को सुना लागे सजन बिन देस। मोरे सैया तो है परदेस। मोरे सैया तो है परदेस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। आपके बीच से थोड़ी देर क्या हुई, आपने कहा कि कहां है, मैं यही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम वो सारे मुद्दे जिनको कि डिस्कस संसद के अंदर भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वही मंदिर है, वही टेंपल है, वही श्रेष्ठ जगह है जहां से बातचीत का सिलसिला जुड़ना चाहिए। और वो यहां भी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां के मुद्दे वहां तक जाते हैं, वो एक लकीर खींचती है। लेकिन आज बहस का जहां पे मुद्दा मैंने कल छोड़ा था, मैं वहीं से फिर से उसको शुरू करूंगा। मैं फिर से वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। और आप वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहूंगा। मनोज यादव जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतु चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऋतु। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि बारिश और इसके बीच में लोग फंसेंगे, लेकिन पहुंच गए समय से, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल जी। प्रेम कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा जी लगता है मुझे फंसे हुए हैं, बीच में आएंगे, थैंक यू सो मच। और सूर्या मैथिल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ आपका? आगे ऐसे ही आगे? अरे भाई कोई काम होगा, कोई बात होगी, अपनी कोई बात होगी कहने के लिए, ऐसे ही आगे। क्या काम करते हैं आप? सर मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो तो जरा धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं भाई जी? बताइए क्या काम करते हैं प्राइवेट में? सर सेल्स में करता हूँ। सेल्स में करते हैं, तो कुछ मुद्दे पे बोलना चाहते हैं या अभी थोड़ा वेट करना चाहते हैं, जब बारिश होने लगेगी उस समय बोलेंगे? हाँ जी, सर महंगाई का है वही। महंगाई का है? अच्छा, मुझे लग रहा है महंगाई है, महंगाई तो है, इसमें तो दो राय नहीं, इससे तो कोई इंकार ही नहीं कर सकता कि महंगाई नहीं है जी। लेकिन बातचीत होनी चाहिए ना साहब, कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर भी संसद में। बातचीत दोनों जगह होनी चाहिए मनोज जी, यहाँ भी होनी चाहिए और वहां भी होनी चाहिए, संसद में। तो बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? CL शर्मा।
केएल शर्मा, शर्मा साहब रिटायर हो गए आप? जी अच्छा, तो आप घर पे रहते हैं? जी। तो आज इधर आना कैसे हुआ? आपकी से हेल्प लेने के लिए। मुझसे एक हेल्प लेनी है? अच्छा, बताइए। कोई सामान वामान लेके आए होंगे, कोई चीज, कोई तहकीकात? हाँ जी, एप्लीकेशन है। क्या है? एफडी है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है। गंगोत्री से गोमुख तक ग्लेशियर्स को पुनर्जीवित। अरे क्या क्या उम्र है साहब आपकी? 72। अंदर अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। 72 साल का व्यक्ति कम से कम ये सोचता तो है। मैं तो सोच रहा था कि लोग सोचना, बात करना, बातचीत करना सब भूल गए, लेकिन 72 साल का एक व्यक्ति। आइए सर, शर्मा जी अंदर आइए। बिल्कुल निश्चित तौर से ये आपकी जगह है, यहाँ पे, यहाँ तशरीफ रखिए। इसके अलावा कहीं जगह नहीं हो सकती। महोदय, निवेदन है कि गंगोत्री से गोमुख तक का ग्लेशियर सूख गया है, इसे पुनर्जीवित करना चाहता हूं, कृपया उसके लिए आज्ञा प्रदान करें। सीएल शर्मा, राम विहार, सरल बाग रोड, दयाल बाग, आगरा। आगरा से चाय वाय पिलाएं आपको? नहीं, पीता नहीं। चाय पीते ही नहीं? वो तो मुझे मालूम था आप चाय नहीं पीते होंगे। तो क्या कुछ पानी आनी? पानी लाओ भाई। पानी है मेरे पास। पानी आप, ओ पानी भी है? ये तकलीफ कर दीजिए। हाँ जी। ये वही समस्या हल कर दी है। अच्छा बाबूजी, खड़े हुई है, मैं पूछना, मैं तो महंगाई पे आ रहा हूँ साहब। अगर हाँ मैं आ रहा हूँ, रुको। तुम्हारे बच्चों का ही इंतजाम कर रहा हूँ, नदियों का। सूख गई तो क्या करोगे? मूंछों पे ताव मत दो, पहले समझने की कोशिश करो। बाबूजी, आप हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहते हैं, इस देश के बारे में सोचना चाहते हैं, इस मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचना चाहते हैं। क्यों आखिर? ग्लेशियर के बाद बाकी सारे लोग तो तमाम जगह जगह अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन आप रिटायर होने के बाद ये काम क्यों करना चाहते हैं? ऐसा है, सबकी रुचि अपनी अपनी होती है। किसी के पैसे कमाने में, किसी के पैसे उड़ाने में, किसी के पैसे कमाने में, कि बच्चे को उठाने में, बच्चे को पढ़ाने में, पड़ोसी को उठाने में। सबकी रुचि अपनी अलग होती है। लेकिन आपकी इस समय मेरी रुचि इस देश को उठाने में है। उठाने में आप निश्चित तौर से सराहनीय कदम कर रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं बाबूजी। जब भी मौका लगे, नहीं मुझे मालूम है कि मैं ज्यादा देर बात करूंगा तो गंगा यमुना जरूर बहने लगेगी जी। कब ये उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इतना अच्छा, मेरा मन खुश हो गया। आपने जो गंगा जी के लिए बोला ना कि पुनर्जीवित करना है, मेरा मन खुश हो गया यहाँ पर। ग्लेशियर, गंगा गंगा नहीं, ग्लेशियर। अंकल जी, मेरा मन खुश हो गया। मैं और आपका आशीर्वाद और अंकल जी, बिल्कुल अच्छे से आशीर्वाद दीजिए कि ये मुहिम हम भी छेड़ सकें। क्या बात है। बाकी सारे लोग अपने अपने घर जाओ, जितने प्रवक्ता आए हो, कोई जरूरत नहीं है। शो खत्म, आज का शो खत्म बाबूजी। हाँ, जल्दी नहीं, इतनी देर में उठे। आया बाबूजी, आया, आपके पास भी आया। 24/7 मुझे समझ में आ गया। क्या बात है बाबूजी, कमाल है। और वो कहाँ गए शख्स? क्या नाम है आपका साहब? कहीं द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल जाए तो बाकी सारे लोगों का तो काम यूं ही खत्म हो जाना चाहिए। प्रेम कुमार जी, हम सब लोग बेकार में बोल रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। आगरा से एक शख्स चलता है, रिटायर्ड 72 साल का, मुझे क्या मालूम। अब देखिए लिखावट, जब वकील साहब देखेंगे, दिव्यांशु देखेंगे, और उसको कहीं अर्जुन में मिल जाते हैं। क्या काम करते हैं आप साहब? मेरा छोटा सा कारोबार है टूल का। टूल का? कितने एम्प्लॉय हैं आपके उस व्यापार में? 9 एम्प्लॉई हैं। 9? बहुत अच्छी बात है। 9 लोगों को एवरेज तनख्वाह कितनी देते हैं आप? मेरी तनख्वाह जो हमारे यहाँ से जो 12,600 रुपए। 12,600 रुपए एवरेज है जी। और कितने दिनों से व्यापार चल रहा है आपका? व्यापार चल रहा है सर, मैंने 5वीं क्लास छोड़ दी थी। 5वीं क्लास छोड़ दी? हाँ, 7 साल खुद जॉब करी है, उसके बाद से मैं अब तक काम कर रहा हूँ। 11 साल हो गए मुझे अपना काम करते हुए, कारोबार करते हुए। अपना काम करते हुए। कोरोना के टाइम पे कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने लोगों की मदद करी, उस मदद को और जो लोगों ने मदद करी उसको देख करके मेरा मन एकदम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। क्या बात है। कर्मठ लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही कहानी लिखते हैं। बहरहाल आज का मुद्दा बाबूजी है रोजगार, रोजी रोटी। मैंने आपकी आंखें देख ली, नम हो गई आपकी। सच में आप बहुत रियल और बहुत ईमानदार आदमी हैं। कुछ नहीं मांगा अपने लिए। लोग आते हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है 10 लोग ऐसे, 15 लोग ऐसे आदमी यहाँ पे खड़े होंगे, इनकी एप्लीकेशन को बेवजह मान के फेंक दिया जाएगा। अरे ऐसे लोग कहाँ, रोज 75 लोग आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि
कोई एक ऐसा भी साधक है जो कहता है कि अपने ग्लेशियर्स, अपनी नदियां, अपने पर्यावरण बचाना चाहिए। इसलिए बचाना चाहिए कि वो जो नौजवान, जो बच्चे हैं आने वाले समय में कम से कम वो तो देख पाएं कि नदी ऐसी होती है, लहलहाती नदी, लबालब, सावन ऐसे बरसता है, भादो ऐसे होता है। शो तो मैं रोज करता हूं, रोज बोलता हूं, रोज मेहमान, रोज प्रवक्ता, रोज नए लोग, लेकिन कभी कभी शर्मा जी जैसे लोग मिलते हैं मुझे। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, कम से कम बोल तो सकूं मैं। आपका सहयोग है, यही आशीर्वाद है, यही सब कुछ है, सब देश सेवा यही है। ये काम में आज सफलता प्राप्त हो जाए, यही सब चाहिए। तमाम उत्तराखंड की सरकार, और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार नहीं, वो तमाम सारे लोग देश के जिनको पर्यावरण की चिंता है, सामने आना चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है जो बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, इसके लिए सबको बराबर बराबर थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जब सब करेंगे तब वो निश्चित तौर से वो चीज बन पाएगी। आपके सामने एक शख्स आए और आपसे आशीर्वाद लेकर, आप निश्चित तौर से इनसे मिलिएगा और आप आते रहिएगा, बोलते रहिएगा, जगाते रहिएगा, क्योंकि अच्छी चीजें जरा देर से होती हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि नहीं होती, होती देर से। मुद्दे पे लौटता हूं, महंगाई, बेरोजगारी, संसद पे चर्चा, अवरोध, गतिरोध, तमाम सारी बातें। जी बाबू जी, नाम? जी, मेरा नाम भीम सिंह है, मैं भरतपुर से आया हूं। और जब से ये यमुना एक्सप्रेस बन गया है, और वास्तव में आज रिवर एक्सप्रेस की जरूरत है। जो हथनीकुंड पे रुक गई है यमुना जी, और उसको चाहते हैं कि हम वो हथनीकुंड पे रुक गई है यमुना जी और सीधी आगरा तक पहुंचे। और गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेस तो बना दिया, अब हम चाह रहे हैं रिवर एक्सप्रेस बने, कि रिवर फ्लो पूरी हो। ये कामना मोदी जी की और जो भी सरकार हैं वो इस पर ध्यान दें। रिवर एक्सप्रेस की ज्यादा जरूरत है। अब मैं बता देता हूँ, पानी जो मथुरा का और आगरा का जो सप्लाई हो रहा है, वो 7 फीट से ऊपर की पाइपलाइनें लोहे की वहां से डाली गई हैं गंगा जी से, और मथुरा जा रहा है और आगरा जा रहा है। जो भगवान श्री कृष्ण के समय में जो बहती थी धारा, वो मुक्त हो गई है। और अब क्या चल रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे। जबकि लोगों को, क्या नाम है सर आपका? मेरा भीम सिंह है सर। भीम सिंह जी, बहुत अच्छी बात है, आज का मुद्दा पर्यावरण पर आ गया। मैं आ रहा हूं बाबूजी, आ रहा हूं, लेकिन मैं जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे आया हूं उस पर भी चर्चा जरूर करूंगा। और ये बात है कि गतिरोध आखिर क्यों बना है। अभी कुछ दिन पहले मैं भाषा पे बात कर रहा था, संसद के अंदर की भाषा पे एक बुकलेट आई जिसमें कहा गया कि ये शब्द नहीं बोलने हैं, ये शब्द नहीं बोलने हैं, इससे दूर रहना है, परहेज करना है। लेकिन आज एक बात आई कि हंगामे के सरगना राहुल, अब ये बात कही तो गई, तो राहुल की तरफ से भी बात आई कि गब्बर की रेसिपी, तो गब्बर की रेसिपी उन्होंने बताया, कम बनाओ, कम खाओ, जुमलों से, तड़के से भूख मिटाओ। ये आखिर क्या है, जिसमें बात मैंने यहां भी कही थी कि कम से कम भाषा और मर्यादा का जरूर ख्याल रखा जाए। तो आखिर ये क्या है? मनोज जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। देखिए प्रतीक जी, देश की सबसे बड़ी महापंचायत संसद के अंदर एक मर्यादा होनी चाहिए। जब असंसदीय शब्दों का शब्दावली आई, जो प्रक्रिया 1954 से संसद में चल रही है, संसदीय परंपरा का हिस्सा रही है, उस पर भी इनको आपत्ति थी, उस पर भी बैन नहीं लगा। लेकिन प्रतीक जी बताइए कि राहुल गांधी जी अमेठी का आज तक उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया, अमेठी के सांसद रहे, अब वायनाड में चले गए, वहां से कोई सवाल नहीं उठाते, कभी आज तक प्राइवेट बिल उन्होंने पेश नहीं किया। और संसद में उनकी हिस्सेदारी भी, भागीदारी कितनी रहती है? 30% के आसपास रहती है। ज्यादातर वो पिकनिक पे रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो सवाल पूछने का क्या अधिकार है उनको, जब पार्लियामेंट में हम लोग चर्चा कराने के लिए तैयार हैं? सवाल पूछेगा क्यों नहीं? यही तो मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछे। प्रतीक जी, बाहर ये ड्रामा करने का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है ना। पार्लियामेंट में आइए, जवाब देते हैं। और जिसकी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं दिखाता हूं। मैं आ रहा हूं, पहले एक एक करके आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। राहुल जी, देखिए ये जो चीजें कही जा रही हैं कि भाई राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि संसद में गतिरोध के सरगना आएंगे, ये लाइन तो पूरी तरह से गलत है। अगर आप देख लीजिए उठा के, गब्बर की रेसिपी कौन, बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखिए, मैं पहले एक मुद्दे पे आ रहा हूं। संसदीय इतिहास को अगर आप देख लीजिए कि भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस अगर किसी पार्टी ने संसद में गतिरोध फैलाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आंकड़े गवाह है, 2009 से 2014 के बीच में 40% अवरोध रहा है उस बीच में। यानी कि जब आप विपक्ष में होते हैं, आप उस समय क्या स्थिति बना देते हैं। देखिए प्रतीक जी, आज जो कांग्रेस कर रही है, यही उसकी नीति और नीयत है।
वो चर्चा से सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। चर्चा से डरती है कांग्रेस, हर बिल पे चर्चा से डरती है, हर बिल में वो गतिरोध उत्पन्न करती है। माननीय प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं आइए चर्चा करेंगे, आइए बैठ के बात करेंगे, लेकिन इनके पास आंकड़े नहीं है, इनके पास तथ्य नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। मैंने तथ्य और आंकड़ों के साथ रखी है। ये बताइए, पिछला लोकसभा का उत्पादकता देख लीजिए, कार्यों की विपक्ष ने सहयोग नहीं किया तो कैसे हो गया। अभी भी पिछले सत्रों की देख लीजिए। तो ऐसे में बार बार कांग्रेस के ऊपर एक दोषारोपण लगा देना कि वो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और बाधा उत्पन्न करती है, ये केवल और केवल कांग्रेस के इमेज को खराब करने का प्रचार है। प्रतीक जी, हल्ला कौन मचा रहा है? टेबल कौन पीट रहा है? वॉकआउट कौन कर रहा है? हम लोग तो बेवकूफ हैं, तमाशा देख रहे हैं। यही हो रहा है, कुछ नहीं। मैं कांग्रेस की तरफ मुख करना चाहूँ। रितु जी, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। साहब ने अभी बोला कि कांग्रेस की ये नीति है, कांग्रेस का ये कार्य है, तो बिल्कुल हमारा ये कार्य है और हमारी ये नीति है कि हम जनता की आवाज उठाएं, जैसे कि हमेशा उठाते आए हैं, आज भी उठा रहे हैं। और रही बात संसद को ना चलने की, तो कंप्लीट आज ऋतु आई है पहली बार, इनको कंप्लीट करने देते ना। आई विल कंप्लीट। संसद को ना चलने की तो चर्चा के लिए कहा जाए तो चर्चा के लिए मना कर दिया जाएगा, तो क्यों नहीं हम लोग बात करेंगे? क्या हम जनता के मुद्दे नहीं उठाए? उन्होंने कहा कि आप तख्तियां लाते हैं, तख्तियां ना लाइए, डेकोरम के साथ आइए। डेकोरम मैं आ रहा हूँ। डेकोरम की बात तो भाजपा ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है कि भाजपा कितना डेकोरम मेंटेन करती है, कितना प्रोटोकॉल जो है वो मेंटेन करती है, वो आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। एक कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा प्रोटोकॉल और हमेशा डेकोरम। तो ये बताइए फिर आपने गब्बर की रेसिपी क्यों लिखा? अगर डेकोरम की बात है, मर्यादा की बात है, तो फिर ये गब्बर आप जवाब देते ना। आप बहस में आइए, बहस के हिस्से में आइए। वो कह रहे हैं कि मैं ठीक है, ऑर्डर है, तमाम सारे एप्लीकेशन है मुद्दों के, हम सिलसिलेवार आ रहे हैं। देन आई एम कमिंग। गब्बर की रेसिपी इसलिए कहा गया कि बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी चर्चा के आप एकदम से जो है लाके हमारे ऊपर थोप देते हैं जीएसटी को। राइट, मैं आ रहा हूं। जी जवाब देना होगा। जी, देखिए, मेरी बहन को शायद ध्यान नहीं होगा, जीएसटी जो काउंसिल है उसके अंदर इनके प्रतिनिधि भी बैठते हैं। इनके अरे भाई जितने भी हैं और विपक्षी राज्य बहुत सारे गठबंधन की सरकारें, उनमें इनकी है। भाई ये तो आपकी कमी है ना, आपकी सरकारें 2 राज्यों में है। भारतीय कांग्रेस की केवल 2 सरकार, एक छत्तीसगढ़ की सरकार, एक राजस्थान की सरकार, और जीएसटी काउंसिल की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर। ये नहीं होगा ना। इनको नकारा है जनता ने, और उसके बाद भी इनका अहंकार। ये कहते हैं कि आपको अहंकार है। अहंकार हमें है या अहंकार मोदी जी को है? सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने अहंकार के लिए अपने गुरुजी का I don't know। देखिए, अहंकार तो इनका चरम पर रहता है, क्योंकि ये देश को अपनी बपूती समझते हैं। आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया इंदिरा जी के खिलाफ कि इनका चुनाव अवैध है, तो इन्होंने क्या किया? देश में आपातकाल लगा दिया, क्योंकि देश को बपूती समझते हैं। देश तो इस समय घोषित आपातकाल से जूझ रहे हैं, जो घोषित आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में। आप ये देखें, नहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले आपातकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं। और सीबीआई को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आपको तोता कहा, सीबीआई को तोता कहा। भाई तोता कहा, लेकिन वो पिंजड़ा को आपने और छोटा कर दिया। आपको तो बड़ा करना चाहिए था ना, उस पिंजड़े को और बड़ा करना चाहिए, उसको और छोटा कर दिया इन्होंने। यहाँ पर आपातकाल की चर्चा की बंधु ने, आपातकाल की अगर चर्चा करें, भूख की कर लेते, उसका इंतजाम कर लेते, आटा दाल तेल का जो है उसकी बात हो जाती। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, आएंगे तो मोदी, राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं? कौन आएगा? आएंगे तो मोदी 2024 में भी। नारा नहीं, बिल्कुल नारा नहीं, नारा नहीं, चुपचाप। जी मैं आऊंगा। यू हैव टू वेट। रुकिए, बेसब्री मत होइए। जी, देश में आपातकाल लगाया गया, उसके बाद 1978 में इसी पार्लियामेंट से इंदिरा गांधी को निष्कासित किया गया, उसकी चर्चा करें। या मेरी बात पूरी होने दें। पार्लियामेंट में बिल्कुल सजा भी मिली पार्टी को, फिर जनता ने मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। पैसे नहीं है, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई सिर पर बिल्कुल आ गई। थोड़ा धैर्य रखें, मेरी बात पूरी होने दें।
संसद ने उन्हीं इंदिरा गांधी को निष्कासित किया और फिर उसी संसद ने वापस संसद में इंदिरा गांधी को लिया। और यह इसलिए लिया क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप थे कि उन्हें आपातकाल में ज्यादती की थी। जनता ने चुन के भेजा संसद में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर दो बंधुओं ने ग्लेशियर नदियों की बात की। जितनी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगर हम प्रदर्शन करेंगे। मैं आज बहस करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसमें कोई बहस, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, खड़े रहो आराम से। बहस का कोई मुद्दा नहीं है। मुझे जो आंकड़े दिए गए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता गुप्ता है। सरिता गुप्ता। सरिता जी, मैं सरिता जी आपको हाजिर नाजिर जान के मैं आपको एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। कल सबने आज सुबह का पेपर पढ़ा और उसमें बॉटम में एक खबर लगी हुई थी कि महिला का जो प्रसव है, बच्चे को जो उसने जन्म दिया, वो सफदरजंग अस्पताल के बाहर जा दिया। तमाम सारी क्लैरिफिकेशंस हैं कि 101 या 110 महिलाओं को देखा गया, चेक किया गया, डॉक्टर्स वर देयर। लेकिन ये भी सच है कि बच्चे का जन्म अस्पताल के बाहर हुआ। बहस इस पर होनी चाहिए थी कि अस्पताल ज्यादा क्यों होंगे, लेकिन मैंने आज एक आंकड़ा निकाला और बस उसी एक आंकड़े को लेकर आया हूं। मैं आप ही के सामने वो आंकड़ा रख देता हूं। आंकड़ा कहता है कि हर घंटे की कार्रवाई, शर्मा जी, 1 घंटे की कार्रवाई जब संसद के अंदर चलती है तो 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक मिनट में जो हंगामा का भेद चढ़ जाता है, 1 मिनट कार्रवाई का खर्चा है 2.5 लाख रुपए। 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए। इसलिए मैंने कहा कि चर्चा तो एक्चुअली में ये होनी चाहिए थी कि 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख और चढ़ गया हंगामे की भेंट। और महिला का प्रसव कहां हुआ? कहां हुआ? नहीं सुनाई पड़ा। कहां हुआ? नहीं सुनाई पड़ा। हाँ जी, हॉस्पिटल के बाहर हुआ। महिला ने बच्चे को जन्म कहां दिया? हॉस्पिटल के बाहर दिया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। राजधानी में जो बात करते हैं सरकार है। जन्म हुआ अस्पताल के बाहर, ये एक सच है, लेकिन राजधानी में हुआ ये पूरा सच है। तो ये कागज को बनाइए ऐसे और ऐसे फेंक दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको, या तो तहा के रख लीजिए। बहस का कोई मतलब नहीं, मेहरबानी है। 1 मिनट का 2.5 लाख जहां खर्च होता हो और वो हंगामे की भेंट चल जाए, और हमारे आपकी जेब का है। जनाब आ रहा हूं, क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम डॉक्टर आशीष वर्मा है, कानपुर से हूँ मैं। कानपुर से डॉक्टर आशीष जी। तो भाई आप एमबीबीएस डॉक्टर? जी जी। वाह। अभी जो आपने चर्चा करी है इसका एक बहुत मूलभूत समस्या जो है। 1 मिनट भाई, अगर आप बात करना, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तो मैं बंद कर देता हूँ, आप चला लो अपनी बात, क्योंकि हो सकता है आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जी। अभी जैसा आप महंगाई पे और इन सब चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे, मैं अपनी एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो प्रसव की बात हम लोगों ने करी या इन सब चीज़ों की बात हम लोगों ने करी है, आप देखिए कि अभी पिछले 2-3 दिनों की खबरें हैं। आप पेपर में 1-2 प्रकार की खबरें हम लोगों ने पढ़ी कि सरकारी स्कूल में जाने में 500 रुपये देने पड़ेंगे और 1100 रुपये गवर्नमेंट देगी अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। एक शायद हरियाणा की या कहीं की खबर है। इसके साथ ही एक दूसरी खबर आपने पढ़ी कि हॉस्पिटल्स में अगर बिल पर डे का 5000 के ऊपर जाएगा तो उस पर अब जीएसटी देना होगा। जो पब्लिक, जो आम आदमी, जो नीचे तबके का आदमी है, जो बड़ी मुश्किल से स्वास्थ्य सेवाएं ले पा रहा है, सरकारी की हालत आपको पता है कैसी है। अगर वो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर हैं? जी। बड़ी मुश्किलों से वो प्राइवेट सेक्टर की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं वो लेता है। अगर उस पर भी आप जीएसटी और इस तरह की चीजें डालेंगे तो आम आदमी के लिए और मुश्किल होता जाएगा। सरकारी तंत्र ऊपर नहीं उठ रहा और प्राइवेट को आप वहां से बाहर करते जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शमशाद जाने में भी 18% जीएसटी देना है आपको। जी मैं आ रहा हूँ, चर्चा गर्म है, मैं आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ सहयोग करो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ बिठाऊंगा जब ऐसा होगा। जी जी। प्रतीक जी, महंगाई पे चर्चा सदन में नहीं होगी तो कहाँ होगी? सदन में अंदर होगी बेरोजगारी। लेकिन अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तख्तियां लेंगे, तख्तियां दिखाएंगे। सुनिए तो सही, कानून लाएंगे तब चर्चा नहीं कराएंगे, ताली बजवा लेंगे, कानून वापस लेंगे तब भी चर्चा नहीं कराएंगे। ये तो सदन की अहमियत है क्या? बंद कर दीजिए तमाशा।
सदन में यदि कानून बनाने के समय आप चर्चा नहीं कर सकते, आप सदन में संसद को आप तमाशा नहीं कह सकते। दिस व्हाट, बिल्कुल यहाँ की देखिए सर आई एम कमिंग सर आई एम कमिंग। मेरी यहाँ की भी कुछ लैंग्वेज में राहुल मेरे यहाँ के इस प्रोग्राम में भी कुछ शब्द बैन है। संसद तमाशा नहीं, अब मेरे प्रोग्राम को तमाशा कह लो, मैं चलेगा नहीं, चल जाएगा। जिम्मेदार आदमी तो हूँ, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनता हूँ। तो आप मेरे प्रोग्राम को तमाशा कह सकते हैं, लेकिन संसद तमाशा नहीं। जी चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कानून बनाने के समय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कानून वापस करने के समय होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये यदि नहीं करते हैं तो क्या कहेगा आम आदमी, क्या कहेगा? मुझे बताइए, तमाशा कौन करता है? तमाशा इनके संजय सिंह जैसे सांसद करते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग करते हैं। टीवी पर आकर ये लोग तमाशा करेंगे, नोटंकी करेंगे। पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए, आप तख्तियां लेकर वहां पहुंच जाते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन मोड़ देते हैं। ये तमाशा नहीं तो क्या है? कभी भी विपक्ष को गंभीरता से विश्वास में लेने का कभी भी प्रयास नहीं किया, किसी भी मामले में। कृषि कानून का मामला हो या कोई भी मामला हो, कभी आपने पूछा? कभी राहुल, जब कृषि का मामला संसद के अंदर डिस्कस होना था तो आप बाहर डिस्कस करना चाहते हो। जब आप बाहर, और जब बाहर हो रहा था तो अंदर। डॉक्टर साहब गजब है, डॉक्टर साहब मजा आ गया। जब अंदर बाहर बहस हो रही थी किसानों पे, तो संसद के अंदर हो, और जब संसद में अंदर में नंबर आया। इन सारे नेताओं के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड राहुल जी। सारे नेताओं के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। कहां से हैं आप? उत्तर प्रदेश में कहां से? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार से हूँ। एट प्रेजेंट आई एम एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड एक्स एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम सुल्तानगंज विधानसभा। अच्छा, चुनाव लड़े हैं? हाँ, लड़े हैं। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव सी सकती रहती है। गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। जो जनता देश की शक्ति है वो राहें तकती रहती है। यही आजकल हो रहा है। तो चुनाव आप हार गए थे? चुनाव हार गए, हारना जीतना तो लगा रहता है। जो हारता है वही जीतता है, जो जीतता है वो हारता है। आज पार्टी आपकी कोई पार्टी थी? नो, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट। नो जी। शाहरुख खान ने कहा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये इनका रहा है। सुनो, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिस्टर कासिम। तैयारी करो, अग्निवीर में भेजना तुमको। बस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा। मोरे सैया तो हैं परदेश, मैं का करूँ सावन। राज्य में कई लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के देवास में तो एक ट्रैक्टर को उफनती नदी पार करना भारी पड़ गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली एक नदी में उफान आ गया और फिर उसका पानी दो गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी की धार इतनी तेज थी कि गलती से भी उसमें कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। इसी दौरान ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पुल के बीच पहुंचा, वो नदी की उफनती लहरों में फंस गया और फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव के साथ बह गया। बताया गया कि घटना के वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी और ट्रैक्टर को उफनती नदी में उतार दिया, जिससे यह हादसा हो गया। हालांकि ट्रैक्टर के बहने के बाद उस पर बैठे सभी लोग तैरकर सुरक्षित नदी से बाहर निकल आए। इस बीच खबर है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में पुतिन के सैनिकों की रहस्यमयी मौत हो गई। यह दावा एनरोदार शहर के मेयर की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में उसी के फौजियों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि उस न्यूक्लियर प्लांट में अचानक हलचल बढ़ गई और जो रूसी सैनिक उसमें मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो घबराहट में भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। लेकिन इस घटना ने सभी के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट कोई आम जगह नहीं, ये वही प्लांट है जिस पर रूस ने 4 मार्च को कब्जा कर लिया था और उसके रूस के पाले में आते ही ज़ापोरिज़िया को पाने की लड़ाई में यूक्रेन की हालत खराब हो गई थी। ज़ेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन उसी परमाणु प्लांट में पुतिन के फौजियों के घबराकर भागने की खबर ने सबको डरा कर रख दिया। हालांकि वो सैनिक इस तरह किस वजह से भाग रहे थे, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया।
क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सैनिकों की तो ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के अंदर इस घटना में जान चली गई, जबकि कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन हालात में उन सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन यहां पर सबके जहन में इन सवालों ने घर करना शुरू कर दिया कि आखिर इस परमाणु प्लांट में ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा है और कहा जाता है कि वो रूसी सेना के लिए हथियारों को रखने का ठिकाना भी है, जहां वो मिसाइल सिस्टम जैसे सैन्य हथियार भी रखते हैं। वो मिसाइल सिस्टम जिनसे न जाने रूस ने यूक्रेन के कितने शहरों को तबाह कर दिया और उनकी बदौलत उन पर कब्जा करने में कामयाब रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक अमृतसर में पुलिस और शूटर्स के बीच करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़। मूसेवाला की हत्या में शामिल दोनों आरोपी रूपा और मन्नू मुठभेड़ में मारे गए, 3 पुलिस वाले भी जख्मी। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने की इस्तीफे की पेशकश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में अधिकारियों पर बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम से पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। एथलीटों के साथ कोच भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा, कोई नहीं टक्कर में। को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि अपराधियों को रूसी फौज का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये कि इस तरह रूस अपनी फौज की अहमियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में कई रूसी फौजियों के मारे जाने की खबर सबके दिमाग में सवाल खड़े कर रही है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार तुरंत सड़क पर पलट गई। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कार डिवाइडर से टकराई, आसपास मौजूद लोगों ने कार में बैठे ड्राइवर के अलावा दूसरे लोगों को बाहर निकाल लिया। यही नहीं, उन्होंने क्रेन बुलाकर सड़क पर पलटी कार को भी सीधा करवाया। बताया गया कि सड़क पर खड़े एक जानवर को बचाने की कोशिश में कार का बैलेंस बिगड़ा था, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि डिवाइडर से इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार में बैठे लोगों को खरोंच तक नहीं आई। उधर अमेरिका का लाल सागर के तिरान द्वीप से इस साल के आखिर तक अपनी शांति सेना निकालने का ऐलान इस समंदर में सऊदी अरब का दबदबा बढ़ा सकता है। लाल सागर सऊदी अरब के बगल में और उसके तिरान और सनाफिर नाम के 2 द्वीप पिछले करीब 70 साल से सऊदी अरब और इजराइल में फसाद की जड़ बने हुए हैं। लेकिन अब जमीन का वो विवाद आखिरकार सुलझता हुआ दिख रहा है। तिरान और सनाफिर लाल सागर के ये दोनों द्वीप वीरान हैं। वहां आम लोग नहीं रहते हैं तो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका और कुछ दूसरे देशों की सेना के सैनिक। इसकी वजह है तिरान और सनाफिर द्वीपों का उलझा हुआ और खून से सना इतिहास। लेकिन इसके साथ ही तिरान और सनाफिर द्वीप अपनी लोकेशन की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये दोनों अकबा की खाड़ी की एंट्री पर हैं और अकबा की खाड़ी मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ऐसे में जब अरब देश इजराइल से लड़ने जाते थे तो तिरान और सनाफिर द्वीप चेक पॉइंट का काम करते थे। उधर खबर है कि आतंकी संगठनों ने कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। बताया गया कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर हथियारबंद आतंकियों की तस्वीर जारी कर वहां के युवाओं को बरगला रहे हैं, ताकि उन वीडियो को देखकर घाटी के नौजवानों को आतंक की ओर आसानी से धकेला जा सके। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें 2 आतंकी AK-47 और पिस्तौल के साथ दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस वीडियो में दोनों आतंकी कभी हथियार लहराते तो कभी हथियारों से निशाना लगाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे वीडियो को सेब के बाग में बनाया गया हो। वीडियो पर कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स लिखा दिखा। कश्मीर का ये वही आतंकी संगठन है जिसके आतंकियों ने 2 जून को कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले कश्मीर में इस तरह के वीडियो अक्सर सामने आया करते थे, जिनके जरिए आतंकी संगठन कश्मीर के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए बरगलाते थे। लेकिन अब 2 साल बाद इस तरह के वीडियो फिर सामने आने लगे हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस बीच तुर्की की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी के बाद पुतिन सीरिया को उसके हमले से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी इसी प्लानिंग के तहत ईरान दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जहां खास तौर से सीरिया में शांति के मुद्दे पर पुतिन, एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चर्चा होगी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री की तुर्की से सीरिया में हमला नहीं करने की अपील बेअसर रही थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुर्की और सीरिया किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे। यही नहीं, सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े रूस ने तुर्की के ऐसे किसी भी कदम का जवाब देने की तैयारी तक शुरू कर दी थी। महाराष्ट्र के लोनावला में एक छोटा सा हादसा एक बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ गया।
2 साल के जुड़वा बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार लोनावला पहुंचा था, लेकिन गेस्ट हाउस के स्विमिंग पूल में एक बच्चे की जान उनसे हमेशा के लिए छीन ली और जरा सी लापरवाही उन्हें उम्र भर का घाव दे गई। दबे पांव से बच्चा धीरे धीरे निकल गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। बच्चा गेस्ट हाउस के स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया। पूल इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। महंगाई के मुद्दे पर आज फिर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे पर जताई नाराजगी। झारखंड के रांची में बदमाशों ने महिला सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से कुचला। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान वारदात। एसआई संध्या की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। ये उसके पास कोई नहीं पहुंच पाया और लंबे वक्त तक बच्चा स्विमिंग पूल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। जिस वक्त स्विमिंग पूल में जिंदगी की जंग चल रही थी, उस वक्त बच्चे का परिवार चेक इन से जुड़ी लिखापढ़ी कर रहा था और इस दौरान उन्हें खबर तक नहीं लगी कि उनका बच्चा हर पल मौत के करीब जा रहा है। पूल में वो लगातार छटपटाता रहा, उसकी सांसें छूटती नहीं और आस टूटती रही। थोड़ी देर हाथ पांव मारने के बाद उसने एक फ्लोटिंग बेड को पकड़ लिया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन 2 साल का शिवबा अपनी गर्दन पानी से बाहर नहीं निकाल पाया। कुछ देर में उसका परिवार और गेस्ट हाउस का स्टाफ बच्चे को ढूंढता हुआ पूल तक पहुंच गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अखिल पवार नाम का एक शख्स इस गेस्ट हाउस में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचा हुआ था। बच्चे के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जुड़वा बच्चों को जन्मदिन मनाने जो परिवार हिल स्टेशन पहुंचा था, वो केवल एक बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था। उधर गलवान हिंसा के बाद एलएसी पर बढ़ी टेंशन को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच चली मैराथन बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही, जिसकी वजह मानी जा रही है चीन की जिद, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन अड़ा हुआ है और गलवान हिंसा के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने में आनाकानी कर रहा है। भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे समझाया, जिसके लिए 16 बार दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, जो कई घंटों तक चली। 15वें और 16वें दौर की बातचीत तो 13 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीन चाहता ही नहीं कि सीमा पर शांति हो। खबर है कि एलएसी के दूसरी तरफ चीन निर्माण कार्य कर रहा है, जिसका मकसद सीमा पर टेंशन बढ़ाना है। यही नहीं, 2020 के बाद से वो लगातार भारत को उकसाने के लिए कुछ न कुछ खुरापात कर रहा है और चीन के साथ बातचीत में भारत ने इन्हीं बातों का जिक्र किया, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही चीन को कड़ा संदेश दिया था और 2 टूक बोल दिया था कि गलवान हिंसा के बाद एलएसी पर तनाव तभी कम होगा जब समाधान निष्पक्ष शर्तों पर हो। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी भारत ने चीन को बता दिया था कि वो चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानेगा। विदेश मंत्री के इस कड़े रुख के कुछ ही दिन बाद भारत और चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए बैठे और ये बातचीत एलएसी पर भारतीय सीमा की तरफ चुशुल में हुई, जिसमें भारत ने चीन से 2 टूक बोल दिया कि वो एलएसी पर अपनी हरकतों पर लगाम लगाए। साथ ही भारत ने चीन से ये भी बोला कि वो भारतीय सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ाने से बाज आए, क्योंकि पिछले महीने खबर आई थी कि भारत के रडार ने सीमा के नजदीक चीन का एक लड़ाकू विमान ट्रेस किया है, जिसके बाद भारत के लड़ाकू विमान उसे खदेड़ने के लिए उड़ने वाले थे, लेकिन चीन का विमान अंदर नहीं घुसा और एलएसी के नजदीक आकर उड़ गया। यानी चीन लगातार भारत को उकसा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे भारत परेशान हो। भारत चाहता है कि सीमा पर शांति रहे, लेकिन चीन ऐसा करने के मूड में नहीं लग रहा। खबर है कि बैठक से एक दिन पहले ही एलएसी के दूसरी ओर शी जिनपिंग पहुंचे थे। शी जिनपिंग का ये दौरा भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की बैठक से जोड़कर देखा गया, क्योंकि चीन जो भी करता है उसके पीछे शी जिनपिंग का ही दिमाग होता है। वो दिमाग जो एलएसी पर रोजाना बखेड़ा खड़ा करने के लिए सोचता रहता है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते तभी बेहतर होंगे जब एलएसी पर शांति और सामंजस्य होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 7 जुलाई की मुलाकात में भी यही बात कही थी, जो बाली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की थी, जिसके 10 दिन बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बात हुई, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उल्टा खबर आई कि भारत को परेशान करने के लिए चीन ने एलएसी के पास अपने होटन एयरबेस में लड़ाकू विमान तैनात करने शुरू कर दिए हैं कि उत्तराखंड में आसमान चले चलो चले चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें।
भूली बिसरी बातों को हम माफ करें। चलो चले, चलो चले, चलो चले, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। चलो चले, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। भूली बिसरी बातों को हम माफ करें। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दूजे के एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। चलो चले, हाँ चलो चले, चलो चले, हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कोशिश करता हूं कि बारिश ठीक ठाक हो रही है और बहुत सारे लोग इस बारिश में खड़े हैं, इसलिए वो ताकत मेरे पास भी है कि आप खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूं, और वो जब मैं खड़ा हूं आप खड़े हैं तो ये सारे लोग खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने सूर्या आपसे कहा था मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं ऑफकोर्स ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है आपकी चीज और आपका कष्ट कि आप आजकल फुटपाथ पर सोते हैं क्योंकि अब आपके पास नौकरी नहीं है। आपकी छटनी हो गई इसकी वजह से, मैं जानता हूं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शाह। प्रदीप शाह कई दिनों से आ रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि अब नौकरी नहीं है उनके पास, और बच्चों को लेकर भी आ रहे थे। आज बच्चों को नहीं लाया आप? नहीं लाए सर, घर भी नहीं है, बेघर हो गया हूँ सर। मेरा पैसा इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर प्रदीप जी, तमाम सारे डिपार्टमेंट और तमाम सारे लोगों की ये व्यथा और कथा, जिसको कि आके वहां पे ये कहते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, एक मिनट वेट करिए, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। लेकिन हाँ सूर्या जी जी जी, अरे आज तो आप नाराज हो गए मुझसे। जी जी हाँ, कि संसद में जो अमर्यादित शब्द हैं, वह जब विधायक और माननीय सांसद लोगों के जो पेंशन की बात बढ़ाने की बात आती है, उनके सुख सुविधा की बात आती है, तो एक भी अमर्यादित शब्द वहां नहीं है, एक भी लोग अनुपस्थित नहीं है वहां। और जब गरीब की बात आती है, जब देश के लोगों के विकास की बात आती है, उनके सुख सुविधा की बात आती है, तो शब्द अमर्यादित आप निकाल रहे हैं, आप अनुपस्थित हो रहे हैं। कोई विदेश से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई देश से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई इस मंच से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई उस मंच से स्टेटमेंट दे रहा है। साहब ये जरा पूछ लीजिए कि उसमें क्यों नहीं हमारे। जब अपनी बात आती है तो क्यों। मैं ऑफकोर्स सूर्या मैं आ रहा हूँ। सेकंड। धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए प्रतीक जी, अभी ब्रेक से पहले आम आदमी पार्टी के नेताजी ने कहा था कि तमाशा है। तमाशा ये नहीं है, ये लोकतंत्र है। तमाशा तो वो था जब अरविंद केजरीवाल जी बिजली के खंभों पर चढ़ जाते थे और कनेक्शनों को जोड़ते थे और कहते थे कि अपने यहाँ पर आए हुए बिलों को मत भरना। आज क्या वो कहेंगे जो सब्सिडी उन्होंने हटा दी है, दिल्ली के गरीब जनता का जो बड़ा बड़ा बिल आ रहा है वो ना भरे जनता। कमाल की बात है, सदन की बात हो रही है। भाई साहब सदन को चलने दीजिए, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आप इतने मजबूत सरकार के साथ है, और कम से कम जवाब देने की क्षमता तो रखिए ना। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप सदन ही नहीं चलने देंगे, सदन से बाहर कर देंगे आप। आपकी दशा और दिशा, आपकी दशा और दिशा और नीति केवल तमाशा है। आप कश्मीरी पंडितों पे हंसते हो, अट्टहास लगाते हो, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचंड बहुमत में सदन कैसे चले, ये उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। मैंने पहले भी कहा। और बात ये है, बहस इस पर होनी है शर्मा जी, बहस इस पर होनी है कि शर्मा जी के घर की जो रसोई है वो महंगी हो गई है, सिलेंडर महंगा हो गया है, लेकिन इस पर बहस नहीं हो पा रही है। तो बहस किस पर हो फिर? हाँ जी, मैं आ रहा हूँ वन बाई वन। हाँ जी जरूर, थोड़ा सब्र रखिए। हाँ जी माओ जी। सर मैं अमन खान, यूपी लखीमपुर खीरी से। अच्छा लखीमपुर खीरी से हैं जी, बिल्कुल सीतापुर के बगल में। जी जी बोलिए। कहना यह है कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इस पे कोई क्यों नहीं कुछ बोलना चाह रहा है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब देश का रुपए गिरता है तो देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठा है उसकी गरिमा गिरती है। और आज वो शब्द कौन बोलेगा? आज वो शब्द कौन बोलेगा? ये आम लोगों की बातचीत है, आम लोगों की प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूं एक बात नहीं सर, आप समझने की कोशिश करिए। एक ही आदमी से लगातार, अच्छा जैसे मान लीजिए नहीं बोल पाए आज, तो क्या होगा?
तब तो नहीं होगी ना। आज पहली बार आए हैं? अच्छा। प्रतिभा, मैं इतना ही कहूंगा, जो भाई साहब ने बोला आपके जो डिबेट में है कि हाँ जी, उन्होंने बोला कि सरकार कहाँ है, सांसद क्यों नहीं बोल रहे, पार्लियामेंट क्यों बंद है, गरीबी पे जो ये टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाई है, इसके लिए ये गरीब जनता बेचारी क्या करे, कहाँ जाए, इस पे बहस क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों भाग रहे, क्यों छुप रहे हैं? जनता का देखिए, क्या नाम बताया था आपने? मेरा भारत चौधरी। भारत चौधरी साहब को देखिए और तमाम सारे लोगों को देखिए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? शबनम मेरा नाम। शबनम को देखिए, और आपको? नफीसा नाम है मेरा। नफीसा है। नफीसा को देखिए। हाँ जी। सिलेंडर क्यों नहीं फ्री किया हुआ? 8,000 रुपए सैलरी कमाने वाला महीने का 20,000 कैसे खर्च करेगा? सब्सिडी हटाई गई है, उसका क्या होगा? केजरीवाल जी ने तो कहते हैं सब्सिडी फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। तो कह रहे हैं कि शराब फ्री है एक पर एक, लेकिन सिलेंडर फ्री क्यों नहीं हो रहा है? क्या नाम है? मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं इधर से, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। सर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। मैंने जो बात, नफीसा, शबनम, जरा धैर्य से, मैंने जहां से जो बात शुरू करी थी वहां तक जब गया, बारिश है, आ रहा हूं, रुकिए, बारिश है, लेकिन बारिश के बावजूद भी आदमी खड़ा है अपनी बात कहने के लिए। यहां बहस है, यहां पर बहस है, यहां पर बातचीत है, लेकिन वहां नहीं हो पा रही है, बड़ी मुश्किल है। जी, मैं आ गया शबनम, आप जब 1 मिनट क्या 10 बार आ जाऊंगा। पानी मिला के पिया जाता है वो पवित्र है, और जो टंकियों में पानी डायरेक्ट जो लाइन में से गंदा पानी आ रहा है उसका क्या किया जा सकता है, ये बताइए। बरसात का इंतजार करें, मुंह खोल के रहे। नहीं मिशबनम, बिल्कुल नहीं। गंदा पानी आ रहा है बहुत ही। कहाँ पे, कौन से इलाके में? हर ब्लॉक में आ रहा है। एक मिनट रुकिए। सवाल ये है कि जनता, तुम भीग जाओ और नदी में चाहे खड़े हो जाओ, नहीं आऊंगा। जी हाँ, बोलो। सर, हम ये चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो, कोई भी सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं, भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम है अनिल कुमार वर्मा। अनिल जी, अंदर आइए, जाओ। जी, क्या नाम, क्या, कहाँ के रहने वाले हैं? उरई जालौन। गार्ड, हाँ जी, उरई जालौन से आए। उरई जालौन से आए। क्या कह रहे थे आप? हम ये सर चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, सरकार किसी की भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जब शिक्षा हो गई और स्वास्थ्य होंगे तो अपने आप सब चीज कर लेंगे हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 प्राइमरी चीजें हैं, वो फ्री होनी चाहिए, इनका कहना। वर्मा जी का, उरई से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। बहस शालीनता के साथ होनी चाहिए। आपको तो नशा है एक के बाद एक वाला से, और यहाँ आके जो भीग रहा है, जो खड़ा है, जो शबनम है, जो नफीसा है, जो अमर जी है, वो अपनी बात कहना चाहता है। आपको तो होश ही नहीं है। जब आपको अपने होश ही नहीं है शरीर का, तो आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो वो जो जनता खड़ी है वो बेवकूफ थोड़ी ना है। जी, मैं आया जी, जबलपुर से, ये पूरा ग्रुप जबलपुर से आया स्पेशली आपके शो को देखने, अमरनाथ यात्रा में हार्ट देके। हाँ, तो ये हाँ जी, बोलिए। अमरनाथ से आ रहे हैं? जा रहे हैं। 17 लोगों का ग्रुप हम लोग का जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी तरह से यात्रा हो आपकी, मंगलमय यात्रा। इसको रख दो, दिखावा नहीं करते। जी बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी सरकार का बहुत विरोध करते हैं लोग कि मोदी आ रहा बेटा जी, मोदी सरकार का बहुत विरोध करते हैं कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। काफी मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर बहस होती है। क्या 20 बच्चों के मतलब पैदा करने वालों को 2 बच्चे पैदा करने वाला क्यों खिलाएगा? मेरा मुद्दा ये, पैदा 2 करे, खिलाए 20, तो ये कोई बात नहीं होती सर। दूसरी बात, हर एक चीज में बात सिलेंडर की आती, बात जिसकी महंगाई की है। जब हम आवास योजना, उज्ज्वला योजना इतनी देर है तो थोड़ा बहुत महंगाई फर्क पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कम भी होगी। लेकिन बात जहां जनसंख्या नियंत्रण की, तो उसको जल्द से जल्द उसमें अपना अध्यादेश लागू करके उस सरकार को करना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? विपिन गुप्ता। विपिन गुप्ता, ये जब तुम बोलते हो तो मैं बहुत सहानुभूति पूर्वक माइक नहीं हटाता, पीछे से कान में आवाज आती है, और एक आवाज यहाँ से भी आती है। कई आवाजों को सुनना पड़ता है, और कई ऐसी मूर्ख आवाजें भी आती हैं, समझ गए लोग? हाँ, तो आती हैं आवाज, मेरे पास तक आती हैं, तो उन सबको सुनना पड़ता है। वेल ऑफ कोर्स तुम्हारी बात पे मैं कहना चाहता हूं,
मैं तुम्हारी बात पे कहना चाहता हूं, ऑफकोर्स सबकी जिम्मेदारी है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, समृद्ध देश, और समृद्ध देश की कल्पना और नींव ऐसे ही पड़ती है और ऐसे ही डालनी चाहिए। लेकिन 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 कोई भी नीति हो, कोई भी राजनीति हो, धर्म के आड़ से, धर्म की नीति से नहीं चल सकती, ये बात ध्यान रखना जी। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, अभी कितनी अच्छी बात हमारे इस मित्र ने बोली, आपने तो पकड़ ली होगी उस बात को। हम तो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले आज के समय में सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, टैक्स देने के नाम पर नगण्य हैं, और सबसे मजे की बात, देश की कानून व्यवस्था को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं उन जनता को तो समझा सकता हूं जो अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, ये तो नए नए तोते हैं, इनको तो सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है ऑफ कोर्स, और ये समझ भी लेंगे। लेकिन जो बूढ़े तोते हैं उनको समझाया नहीं जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। जिसके लिए मैंने कहा, और मैंने ये कहा हमेशा कि दंडी को लेके, तराजू की दंडी को लेकर काम करता हूं, ना इधर झुकेगी ना उधर झुकेगी, चाहे ये हो चाहे वो हो, और चाहे दूर की आवाज आती हुई वो दिखाई दे वो। जी मैं एक सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ जी। केंद्र में सरकार इनकी है, राइट, बात भी नहीं की, वहाँ भी ये बोले यहाँ भी ये बोले। हम अगर संसद में आवाज उठाएं तो उसको आप हंगामे का नाम देते हो, हम जनता के मुद्दों पे बात करें तो आप हमें देशद्रोही बोलते हो। इसका मतलब तो संविधान को खत्म कर देते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं, और मोदी जी को जो है शहंशाह घोषित कर देते हैं। तो सब कोई इसका संविधान का, कानून या कायदे का कोई मतलब नहीं। आरएसएस वाले देश चला लेंगे, ये बताएंगे कि कौन यहाँ पे खड़े होने लायक है और कौन खड़े होने लायक नहीं है, कौन पत्थरबाज है और कौन पत्थरबाज नहीं है। ये सब फैसला अगर इन्होंने ही करना है तो हम लोग किस लिए, अपोजिशन किस लिए होती है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने ऋतु, बहुत अच्छा सवाल किया। जब आप ये सवाल करती हैं तो सामने वाले के ऊपर उसको उसका दायित्व भी बताती हैं, और साथ साथ अपनी तरफ भी देखती हैं कि हम कैसे सवाल करें, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ऑफ कोर्स ऋतु ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए प्रतीक जी, सरकार की जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से सरकार संजीदा है, संवेदनशील सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम करने का, अगर पार्लियामेंट में अगर पिछले 8 सालों में देखें तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने समय देने का प्रयास किया। लेकिन सबसे ज्यादा बाधा किसने डाला? कौन पिकनिक करने निकल जाता है, ये बताइए। जो गब्बर सिंह एक्ट बोल रहे हैं, देखिए ये मैं दिखाता हूँ कितना 18% जीएसटी बढ़ा दिया आपने। आप स्कूल में बच्चे जाएंगे, अगर स्कूल सुबह माँ जो होती है सुबह बच्चों का नाश्ता तैयार करती है, नाश्ते में दूध देती है, ब्रेड देती है, बटर देती है, क्यों 18% बढ़ा दिया? देखिए इनके शासनकाल में मैं दिखाता हूँ, इनके शासनकाल में पैंट पर, स्वीट पर, रेफ्रिजरेटर पर 30% था। अभी मात्र यूपीए के शासनकाल में 30% था, अभी केवल 18% हुआ है। और ये काउंसिल का सामूहिक फैसला है, हमारा केवल फैसला नहीं है। और मैं तो कहता हूं भाई साहब, आप राहुल गांधी जी क्यों पिकनिक मनाने चले जाते हो? इन प्रवक्ताओं को कितनी परेशानी होती है आपको डिफेंड करते हुए। अरे आप पार्लियामेंट में आइए, हम स्वागत करते हैं आपका, हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। ना कोरोना आता, ना मोदी जी देश की शक्ल देखते, वो तो शुक्र हो कोरोना की बदौलत मोदी जी ने संसद तो देखी, कोरोना की बदौलत मोदी जी ने संसद तो देखी, देश को देखा। मोदी जी भाषण पढ़ते हैं, इनका मुद्दा है शेर। इनका मुद्दा क्या था कि कैसे आप 200 करोड़ वैक्सीन दे देंगे, वो हमने दिया। इनके मुद्दे क्या है प्रतीक जी? शेर कम होगा, ऐसा क्यों हो गया है? ये मुद्दा है क्या? अगर आप ऋतु मुद्दे हैं तो आइए पार्लियामेंट में आइए। मनोज नोटंकी मत कीजिए, मनोज, जनता के पैसे। मनोज, ऋतु, you have to come here. You have to come here. Be disciplined. Right. जीएसटी देश के हित में था, इसलिए सरकार ने लागू किया। जीएसटी का आइडिया कांग्रेस का था, यूपीए संघर्ष कर रही थी जीएसटी को लागू करने के लिए, जिसको एनडीए की सरकार ने लागू किया। मुझे समझ में नहीं आता कि जो जीएसटी पहले अच्छा था अब खराब कैसे होगा कांग्रेस के लिए। जी मुझे दीजिए। देखिए आज मेरे हाथ में, थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, ये छाता है पत्रकारिता का छाता, ये माइक है जो कि आवाज है जनता की, और प्रतीक है जो हमारे सामने है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारिता को लेकर के ऐतिहासिक बात कही है।
हमेशा याद रखा जाएगा वो ये कि एक पत्रकार को लिखने से नहीं रोका जा सकता, एक पत्रकार को लिखने से नहीं रोका जा सकता। और मैं ये कहता हूँ कि ठीक उस तरह से जैसे किसी वकील को बहस करने से नहीं रोका जा सकता, भैया जी, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जैसे भैया जी आपको सवाल पूछने से नहीं रोका जा सकता। हमको सवाल पूछने से नहीं रोका। आपको बता रहा हूँ, अगर ऋतु इन्होंने बोला कि ये आइडिया अभी कुछ दिन मनोज पहली बार है ये, जल्दी। हाँ, इन्होंने बोला कि ये जीएसटी का आइडिया कांग्रेस का था, हमारा आइडिया तो आजादी का भी था, आप तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। नो। मैं देखिए, राहुल गांधी जिस व्हाट्सएप से डेटा लेते हैं उसी डेटा लेकर के आए हैं। और राहुल गांधी जी मुझे बताइए, अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन ये भ्रम कब तक फैलाओगे? नो, दिस इज नॉट द वे। 20 सेकंड। नो, आई वोंट गिव यू। प्रतीक जी, हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि प्लीज कूल डाउन, आराम से। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और संसद एक संवैधानिक संस्था है। अगर उस संसद की आप अवमानना कर रहे हैं तो आपको सजा मिलनी चाहिए। जो वो व्यक्ति संसद का अपमान वो कर रहे हैं, जो वहाँ बहस नहीं कर रहे, जो वहाँ मुद्दों को रख नहीं रहे, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप वकील साहब है ना, आपको पता है 267 क्या है? 267 क्या है? 267 के अंदर बहस की मांग करते हैं ये। मांग करी, उन्होंने नहीं मानी, तो हम क्या करेंगे? हम जनता के मुद्दे नहीं उठाए क्या? हम जीएसटी पे नहीं बोले क्या? बिल्कुल भी। अगर आपके पास आपको परमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जिसका हवाला आप दे रहे हैं? आप बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, हाउस प्रोसीडिंग्स ऐसे नहीं होती सर। हाउस प्रोसीडिंग आप तो जानते हैं ना। तो जो मुद्दे लिस्टेड हैं भाई, देखिए स्पीकर, देखिए चेयर जो है उसके सामने लिस्टेड है ना मसले, राज्यसभा अपर हाउस में भी, लोअर हाउस में भी। संसद की एक रूल होती है, जिस रूल को फॉलो करना होता है। आपके पास क्वेश्चन आवर होते हैं, आपके पास 0 आवर होते हैं, आप नहीं उठाएंगे, आपको पूरी स्वतंत्रता होती है। इन्होंने 70 साल में 60 साल तक लोकतंत्र की आवाज को दबाया हो, 100 से ज्यादा सरकार को बर्खास्त किया हो, देश में आपातकाल लगाया हो, आज वो देखिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। 2 लाइनें, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं उठाए, जनता अगर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से अगर जूझेगी तो विपक्ष संघर्ष करना चाहिए। सड़क पे आवाज उठाएंगे, अब टीवी चैनल पर बहस करेंगे। अरे पार्लियामेंट में बहस कीजिए, देश के खून पसीने के कमाई के पैसे लगते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये लोग भ्रम फैलाएंगे, ये भ्रम फैलाएंगे कि देखिए अग्निवीर में कास्ट को ले लिया है, कास्ट का एक कॉलम डाल दिया जो पहले से चला आ रहा था। ये भ्रम। राइट, मैं आया जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। भाई मैं क्या बोलूं, मेरे हिसाब से जी, 1 by 1। I am from Bengal. बेंगल से दादा, तो केमन আছে এখানে কিনে দাঁড়াচ্ছে তো একটু मेरा वाइफ है, थोड़ा 2 मिनट बात करके बोलो। आपको देख के कि आप ऐसा तरह पत्रकार है वो जो बारिश में भीग रहे हैं। दादा बांग्ले बोलो ना, आप भी तो बोलते पारो ना। आज ये क्या होगा? रुको, कबाड़ी वाले आज जो यहाँ बड़े बड़े परेशान हैं, तुम भी तो हो, अभी हम भी आ रहे, तुम्हारी बात भी करेंगे। रुको, आप तुम्हारी रोटी की तो बात कर रहे थे, तुम्हारी अस्पताल की बात कर रहे थे। बोलो दादा, बोलो। हम लोग আমরা এসছি আজকে বাংলা থেকে, পশ্চিমবাংলার থেকে, আর স্বাধীনতা শুরু হয়েছিল পশ্চিমবাংলার থেকে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন ছিল না, পরাধীন ছিল ব্রিটিশের। ভারতবর্ষকে প্রথম স্বাধীন করবার মাগ নিয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। ও আজও পর্যন্ত মরেনি, আজও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে। आप अपने अंडमान में जाइए, सेलुलर जेल में जाइए, वहाँ जितना नाम होगा बंगाली का है। अभी जो है वो बिहार का है, ये पंजाब का है, बंगाल का है, वो मोदी है, यही है। हमको किसी का सच का बहस नहीं है, हम लोग भाईचारा है, हम लोग स्वाधीन भारत का नागरिक है। क्या बात है, स्वाधीन भारत का नागरिक है। स्वाधीनता मेरा अपनापन है,
स्वाधीन मेरा बेटा को भी देगा, लेकिन स्वाधीनता मतलब यही नहीं है। स्वाधीनता मतलब हम जो भी कहे नंगा होके यहाँ नाचे। ये न्यूज 18 का मतलब क्या होता है? ये युवा पीढ़ी का ये आवाज है 18। दादा बंगाल के हैं, दादा बंगाल से हैं और कहते हैं स्वाधीनता का मतलब ये होता है कि आप खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि नंगा होकर नाचने लगे। बहुत 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 शालीनता के साथ बात कही जा सकती है। मुझे मालूम है आप आज वेट करेंगे, आप भी आज वेट करेंगे। आज आप में से किसी का नहीं, इधर से कौन था बोलना चाह रहा था? कौन गया? चले गए? हाँ गए, वो चले गए। आया आ रहा, एक मिनट सर। नो 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 नो, यू हैव लूजिंग योर टाइम। या सर, बेरोजगारी मुद्दा है तो मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहती हूँ। हम लोग छात्र जो कोविड में अफेक्टेड हुए थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो एग्जाम नहीं दे पाए, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग की कई सारी एग्जाम्स नहीं हुए। यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें कोविड पॉजिटिव बच्चे जो प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस तक गए, उनको बैठने नहीं दिया गया। उसके बाद उन लोगों को बैठने नहीं दिया। उसके बाद सरकार के पास कोई विंडो नहीं है कि हमें एंटरटेन करे। हम लोग 2 साल से 2 कंपनसेटरी कोविड कंपनसेटरी एज रिलैक्सेशन एंड 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है। हम खुद इकट्ठा होते हैं 150 रुपए जोड़ के। हम क्या नाम है आपका? विदिशा चैटर्जी। विदिशा जी, 2 साल जो पीछे कोरोना में रहे और जो तमाम तैयारियों की वजह से बहुत सारे एग्जाम और उसमें दिक्कतें आई हैं, सारे लोग, मैं आपको एक बार फिर से इन्वाइट करता हूँ प्रोग्राम में। कल आप फिर से या कल या परसों अगर इधर हैं तो आप फिर से आएं, अपनी बात कहें।